हेलो एवरीवन। आज हम मैकेनिक्स यांत्रिकी जो बीएससी का पेपर है फर्स्ट ईयर का, उसकी नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। आज हम बहुकणीय तंत्र और द्रव्यमान केंद्र के बारे में जानेंगे। तो बहुकणीय तंत्र मतलब ऐसा कोई पिंड पिंड होते हैं जो वो क्या होते हैं कि बहुत से कणों से मिलकर बने होते हैं। हम उनको एन कण मान सकते हैं या अनंत कण मान सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो बहुत से कणों से मिलकर बने होते हैं, तो इसको हम बहुकणीय तंत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब इस बहुकणीय तंत्र को, एक पिंड को हम गति कराते हैं, तो उसके जो प्रत्येक कण है वो उसी अनुसार गति करते हैं जिस अनुसार हम गति करा रहे हैं या कोई पिंड गति करता है, ठीक है ना। तो उसमें जो एक ऐसा बिंदु होता है, अगर पिंड पर कोई बाहरी बल लगा रहे हैं तो उसमें एक ऐसा बिंदु होता है, और जिस बाहरी बल के कारण पिंड घूर्णन गति कर रहा है या कंपन गति कर रहा है, तो वो बिंदु भी, उस बिंदु पर भी उतना ही बल अगर लगाएंगे तो वो घूर्णन गति करेगा, कंपन गति करेगा। वो अलग होगा, अगर वो बिंदु, वो कण अलग होगा उस पिंड से, उस पर उतना ही बल लगाएंगे और घूर्णन गति कराएंगे और कंपन गति कराएंगे, तो वो उसी प्रकार से गति करेगा जैसे वो पिंड में रहकर करता है। तो इस प्रकार के बिंदु को, इस प्रकार के कण को उसका द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। या फिर यूं कह सकते हैं कि उस पिंड का जो बहुकोणीय तंत्र है, उसका संपूर्ण द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है, संकेंद्रित होता है, उसको हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा यही है कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। तो वो हमने बताया, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित होता है, माना जा सकता है या केंद्रित होता है, ठीक है ना। जैसे ये है हमारा मार्कर, इस पे एक बिंदु हम यहाँ लेवें तो ये इस पे बैलेंस टिक सकता है, ठीक है ना। अभी तो टिकना नहीं है, अगर इसको अगर हम बीच में बिल्कुल सेंटर में लेंगे तो ये टिक जाएगा, संतुलन में हो जाएगा। तो वो उसका द्रव्यमान केंद्र होगा। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के बाहर भी हो सकता है, वस्तु के अंदर भी हो सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम जैसे एक एक पिंड लिया हमने, और ये लिए हमने एक्सिस एक्स वाई ओ। ये कोई पहला कण है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे एन कण हो सकते हैं। तो इसका स्थिति सदिश है R1, इसका स्थिति सदिश है R2, इसका स्थिति सदिश है R3, ठीक है ना। ऐसे मान सकते हैं हम, पहले कण का R1, दूसरे कण का R2, तीसरे कण का R3, ऐसे एन कण का, एनवे कण का Rn। यहाँ पर कोई बिंदु है जिसको सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। इसका स्थिति सदिश है RCM, और यहाँ कोई हमारा आईवा कण है, और इसका स्थिति सदिश है RI, और इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इस आईवे कण का स्थिति सदिश है RCI। मैं ये चित्र यहाँ बना देता हूँ। ये तो है RI, ये है RCM, और ये है RCI। ये तो द्रव्यमान केंद्र है, और इसके सापेक्ष इस आईवे कण का स्थिति से RCI, और ये आईवे कण का स्थिति से RI, और द्रव्यमान केंद्र का स्थिति से RCM। स्टेरिस मतलब आप जानते हो कि मूल बिंदु से जो दूरी होती है कण की, वो उसका स्टेरिस होता है, ठीक है ना। तो अब जैसे हम इसमें क्या वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, जैसे RI वेक्टर बराबर RCM प्लस RCI, RCM प्लस RCI।
त्रिभुज का संयोजन का नियम है आर आई आर सी एम प्लस आर सी आई। अब इसमें जो ये पिंड है इसको हमने माना कि ये एन कणों से मिलकर बना है, ठीक है। तो एन कणों से मिलकर बना है तो प्रत्येक कण का द्रव्यमान हम मान लेंगे, जैसे एक पहले कण का द्रव्यमान m1, दूसरे कण का द्रव्यमान m2, तीसरे कण का द्रव्यमान m3, इसी तरह से nवें कण का द्रव्यमान mn। फिर हम एक ऐसा लेंगे कि जिससे कि सभी द्रव्यमान एक साथ काउंट हो जाएं। जैसे iवें कण का द्रव्यमान mi, उसके ऊपर सिग्मा लगा देंगे i बराबर 1 से n, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn, इस तरह से चलते चलते प्लस mn करके सभी द्रव्यमान कणों का योग लेंगे तो टोटल पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा m। तो हम वो सिग्मा mi से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिग्मा i बराबर 1 से n mi ri, इसी प्रकार से सिग्मा i बराबर 1 से n mi RCM प्लस इसी प्रकार से सिग्मा i बराबर 1 से n mi RCI। अब ये जो दो है ये क्या है कि प्रत्येक कण का द्रव्यमान है और प्रत्येक कण की द्रव्यमान केंद्र से दूरी। प्रत्येक कण का द्रव्यमान मतलब mi की जगह हम ले सकते हैं m1 m2 m3 mn तक, RCI में ले सकते हैं RC1 RC2 RC3 RCN तक। तो प्रत्येक कण के द्रव्यमान को द्रव्यमान केंद्र से दूरी का गुणा करेंगे और उसका योग करेंगे तो ये पद हमें प्राप्त होगा। और द्रव्यमान केंद्र के लिए क्या होता है, ये शून्य होता है। I बराबर 1 n mi RCI बराबर 0। तो द्रव्यमान केंद्र की एक अच्छी जो बढ़िया डेफिनेशन है वो हमें प्राप्त हो जाती है कि द्रव्यमान केंद्र पिंड में वह बिंदु है जिससे पिंड के प्रत्येक कण के द्रव्यमान को और उस बिंदु से दूरी के गुणनफल, प्रत्येक कण के द्रव्यमान और उस बिंदु से जो उस द्रव्यमान की दूरी है उसका गुणनफल का जो योग आता है वो शून्य होता है। तो वो बिंदु द्रव्यमान बिंदु होता है, उस बिंदु पर उस पूरे पिंड का द्रव्यमान केंद्र होता है। मतलब प्रत्येक कण का द्रव्यमान और उस बिंदु द्रव्यमान केंद्र से दूरी का गुणनफल हमेशा, गुणनफलों का योग हमेशा 0 होता है। इसको मोमेंट भी बोलते हैं, आघूर्ण भी बोलते हैं, ठीक है ना। mr² अलग होता है बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण है ImR² I, परंतु ये एक तरह का मोमेंट होता है, ठीक है ना। द्रव्यमान को दूरी से गुणा करते हैं तो ये एक तरह का मोमेंट आता है, आघूर्ण आता है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इसी का पॉइंट अगला कि अगर हमारे पास में किसी पिंड में 2 कण हैं या 2 कणों से बना हमारा पिंड है, इस तरह से पिंड बनाया हमने, ये तो है 1, ये है 2 और ये ले लिया हमने द्रव्यमान केंद्र, ये बना दी एक्सिस, ओके। ये मूल बिंदु, ये इसका इसी सदिश R2, ये इसका इसी सदिश R1 और ये हमने द्रव्यमान केंद्र को मिला दिया। द्रव्यमान केंद्र से मूल बिंदु की दूरी कितनी है, इस सदिश कितना है RCM, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है RC1, बताया था ना मैंने। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम लिखें RI बराबर RCM प्लस RCI, फिर इसके बाद में ये लाइन आ जाएगी, फिर ये पद 0 हो जाएगा, तो ये पद आएगा हमारे पास में। देखो मैं ले लेता हूँ डायरेक्ट, सिग्मा I बराबर 1 से n mi RI
इक्वल टू सिग्मा आई बराबर 1 से n एम आई आर सी एम। आर सी एम क्या है? कांस्टेंट है, तो सिग्मा से बाहर आ सकता है, तो हम लिख सकते हैं आर सी एम सिग्मा आई बराबर 1 से n एम आई इक्वल टू सिग्मा आई बराबर 1 से n एम आई आर आई। अब हमारे पास में हम निकाल रहे हैं द्विकर्ण तंत्र के लिए द्रव्यमान की स्थिति, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। तो आर सी हम निकाल रहे हैं, तो आई बराबर 1 से n एम आई आर आई, ये आ गया एम आई आर आई, और इसमें ये सिग्मा आई बराबर 1 से n एम आई से भाग लग जाएगा। तो ये आई वे कण के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आ गई। या ऐसा कह दो कि जो आई जैसे कणों से मिलकर पिंड बना है, आई जैसे कण अनेक आई जैसे एन कणों से मिलकर कोई पिंड बना है, उसके लिए द्रव्यमान स्थिति ये आ गई। अब हमारे पास में आई का मान क्या है? 1 और 2, द्विकर्ण तंत्र है, तो आई क्या है? 1 से 2 तक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? आर सी एम एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो ये जो स्थिति सदिश आया है, ये द्रव्यमान केंद्र का सदिश आर सी एम, ये द्विकर्ण तंत्र के लिए आया है, एम वन आर वन एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं, अपने करेंगे अगले क्लास में। तो ये हमारे पास में द्विकर्ण तंत्र के लिए आर सी एम आ गया, ठीक है। और अब इसी प्रकार से हम अगर ये करना चाहें कि जो हमारा पिंड है वो बहुकणीय तंत्र है, मतलब अनेक से कणों से मिलकर बना है, 2 कण ही नहीं है और भी हैं, तो हमने टोटल मान लिए n कण है। तब i बराबर क्या हो जाएगा? 1 से n तक। तो हमारे पास में जो RCM होगा वो हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस इसी प्रकार चलते चलते Mn Rn, और नीचे मास आ जाएगा M1 प्लस M2 Mn। अब यदि हम संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान m मान लें, मतलब पूरे पिंड का जो टोटल द्रव्यमान है वो m मान लें, मतलब पहले दूसरे तीसरे और n कणों का जो द्रव्यमान है उनका योग m है, तो इसको m लिख सकते हैं। तो RCM को हम लिख सकते हैं 1/m सिग्मा i बराबर 1 से n MI RI। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगी, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति आ जाएगा जो कि n कणों से मिलकर बना है या बहुकणीय तंत्र है, उसके लिए द्रव्यमान केंद्र का स्थिति आ जाएगा, स्थिति आ जाएगी, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति या स्थिति आ जाएगी RCM 1/m सिग्मा i बराबर 1 से n MI RI। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को निर्देशांक घटकों में व्यक्त करना। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को निर्देशांक घटकों में व्यक्त करना। इसमें क्या होगा कि जो RCM वेक्टर है, जैसे R वेक्टर होता है उसको x y z 3 घटकों में लेते हैं ना, इसी प्रकार से RCM को भी 3 घटकों में लेंगे। RCM वेक्टर को XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप, मतलब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश के जो RCM जो स्थिति सदिश है
उसके जो घटक हैं वो एक्स सी एम, वाई सी एम और जेड सी एम है। ठीक है ना। और पहले गण का स्थिति से R1, इसको लिख सकते हैं x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। R2 को लिख सकते हैं जो दूसरे गण का स्थिति से x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम Rn लिख सकते हैं xn आई कैप प्लस yn जे कैप प्लस zn के कैप। तो हमें इससे XCM जो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश के x घटक है वो कैसे प्राप्त होंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस इसी प्रकार चलते हुए mn xn। नीचे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इसी प्रकार चलते हुए mn। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1/m सिग्मा i बराबर 1 से n mi xi। इसी प्रकार से हम YCM भी लिख सकते हैं, m1 y1। ये हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे, अगली क्लास में करेंगे जब न्यूमेरिकल आएंगे। m3 yn। इसी प्रकार से m1 प्लस m2 प्लस m3 mn। तो हमारे पास में YCM क्या आ जाएगा, 1/m सिग्मा mi ri, i बराबर 1 से n। और ZCM क्या आ जाएगा, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का z घटक 1/m सिग्मा i बराबर n 1 से n mi ri। ये हमारे पास में द्रव्यमान केंद्र के घटक आ गए, कंपोनेंट आ गए, XCM YCM ZCM। अब यदि हमारा जो पिंड है वो n कणों से मिलकर बना है, ये हमने माना है। यदि हम माने कि अनंत कणों से मिलकर बना है, बहुत से कण हैं जो बहुत पास पास हैं, इतनी पास पास हमने माने थे उससे भी ज़्यादा पास पास हैं, तो हम उन कणों के द्रव्यमान को हम एक छोटा सा, बहुत छोटा सा अल्पांश मान सकते हैं DM, और उसका स्थिति मान सकते हैं R, स्मॉल r। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये निकालने के लिए हम इन समीकरणों में जो हमारे पास में RCM XCM YCM ZCM जो समीकरण आए उनमें सिग्मा को हम इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे। ठीक है ना। तो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो इस प्रकार से हो जाएंगी, RCM 1/m इंटीग्रेशन RDM। इसी प्रकार से XCM हो जाएगी 1/m सिग्मा की जगह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन XDM। इसी प्रकार से YCM हो जाएगी 1/m YDM। इसी प्रकार से ZCM हो जाएगी 1/m ZDM। अब यदि उस पिंड का घनत्व रो है, वो क्या है, घनत्व, और जो dV है वो बहुत छोटा अल्पांश है, मतलब जो बहुत छोटा आयतन है उसमें पिंड में प्रत्येक द्रव्यमान से रिलेटेड, तो हम इसमें DM को क्या लिख सकते हैं, रो dV। बस ये इतना सा चेंज करना है और हमारे समीकरण का बदलाव रूप हो जाएगा। परंतु हम ये सब कर रहे क्यों हैं, क्योंकि इन सब का उपयोग नियमित ज्यामिति वाले पिंडों के लिए जब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालते हैं तो ये फार्मूले काम आते हैं। मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में। तो ये जैसे RCM है 1/m R, रो dV DM की जगह आ जाएगा। इसी प्रकार से
एक्स सी एम है 1/m एक्स रो डी वी। इसी प्रकार से वाई सी एम आ जाएगा 1/m वाई रो डी वी। इसी प्रकार से जेड सी एम आ जाएगा जेड रो डी वी अपॉन एम। तो ये हमारे पास में वो सूत्र आए हैं जिनकी सहायता से हम द्रव्यमान केंद्र के इसी सदिश के घटक ज्ञात करते हैं या द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करते हैं। द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर है वो ज्ञात करते हैं। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, द्रव्यमान केंद्र का वेग। जैसे हमने द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात करने के लिए हमें आरसीएम लिखना होगा, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ये है। इसका डिफरेंशिएट कर देंगे टी की सापेक्ष डी अपॉन डी टी आर सी एम इक्वल टू सिग्मा आई बराबर 1 से n एम आई डी आर आई अपॉन डी टी और सिग्मा आई बराबर 1 से n एम आई। इसको हम लिख सकते हैं वी सी एम, ये हो जाएगा वी आई एम आई वी आई और ये हो जाएगा आई बराबर 1 से n एम आई। एम आई वी आई को एम आई वी आई क्या है, एम आई आई वे कण का द्रव्यमान है, वी आई वे कण का रेखीय वेग है, इनका गुणनफल है। तो एम आई वी आई क्या है, आई वे कण का रेखीय संवेग है। तो टोटल रेखीय संवेग क्या हो जाएगा, आई बराबर 1 से n एम आई वी आई बराबर पी, या हम इसको p बराबर लिख सकते हैं i बराबर 1 से n पी आई, या लिख सकते हैं p1 प्लस p2 इसी प्रकार से pn। मतलब प्रत्येक कण के रेखीय संवेग को लेते हुए सबका योग लेंगे तो हमें कुल पिंड का रेखीय संवेग p प्राप्त होगा। इसको p भी लिख सकते हैं। अब क्या होता है कि यदि ठीक है यदि हम ऐसे लिखें वी सी एम बराबर सिग्मा आई बराबर 1 से n पी आई अपॉन एम, तो एम वी सी एम बराबर पी हमें मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यदि किसी पिंड पर, जिसके लिए हमने टोटल रेखीय संवेग पी लिया है, किसी पिंड पर बाहरी बल अनुपस्थित है, बाहरी बल जो लग रहा है वो शून्य है, तो बाहरी बल शून्य होने से बल क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ एफ बराबर होता है डी पी अपॉन डी टी। तो बल जीरो हो जाएगा तो बी में परिवर्तन जीरो हो जाएगा तो पी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये एक नियतांक हो जाएगा। देखिए संवेग एक नियतांक हो जाएगा, या कह सकते हैं एम बी सी एम का गुणा एक नियतांक हो जाएगा, या कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत हो जाएगा। तो हम इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट पास कर सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर बाहरी बल अनुपस्थित है, बाहरी बल नहीं लग रहा है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गति कर रहा है। द्रव्यमान केंद्र की गति नियत है, ये हम इससे कह सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। यहां तक तो आ गया। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डी वी सी एम अपॉन टी इक्वल टू सिग्मा आई बराबर 1 से n एम आई डी वी आई अपॉन डी टी
सिग्मा आई बराबर एन एम आई। ये द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है ए सी एम। सिग्मा आई बराबर 1 से एन एम आई ए आई। ये क्या है? आई वे कण का त्वरण, और ये एम आई ए आई को हम लिख सकते हैं एफ आई। आई वे कण पर बल, बल क्या होगा? आई वे कण के द्रव्यमान और आई वे कण के त्वरण का गुणनफल। तो ऐसे सभी कणों के द्रव्यमान और त्वरण की गुणनफल का योग लेंगे तो हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा F। और टोटल फोर्स F क्या होता है? एफ आई बाहरी प्लस एफ आई जे आंतरिक फोर्स होता है। आंतरिक फोर्स क्या होता है कि जैसे पिंड में कोई कण होता है, वो अदर जो दूसरे कण होते हैं उनके द्वारा कोई फोर्स अनुभव करता है। तो प्रत्येक कण एक दूसरे के द्वारा फोर्स अनुभव करता है, तो वो क्या होता है कि आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे पहले कण के द्वारा दूसरे कण पर बल, दूसरे कण के द्वारा पहले कण पर बल। तो क्रिया प्रतिक्रिया का जब न्यूटन का नियम आता है तो उसके अनुसार क्या होता है कि एफ आई जे बराबर माइनस एफ जे आई हो जाता है। तो ये आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, तो ये आपस में इसका सम लेंगे तो ये 0 हो जाता है। तो टोटल जो इंटरनल फोर्स होता है सिग्मा आई नॉट इक्वल टू जे, आई जे से लिखते हैं हम आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब आई और जे बराबर नहीं है, मतलब 1 1 नहीं हो सकता। पहले कण के द्वारा पहले कण पर फोर्स नहीं लग सकता, पहले कण के द्वारा दूसरे या तीसरे पर लगेगा या चौथे पर, या दूसरे के द्वारा तीसरे या पहले पर या पांचवे पर लगेगा। तो इस तरह से ये जो टोटल फोर्स होता है आंतरिक बल, ये अनुन्य क्रिया के कारण, आंतरिक अनुन्य क्रिया के कारण पिंड का जो फोर्स होता है आंतरिक बल वो 0 होता है। तो ये 0 जाता है, तो हमारे पास में जो टोटल फोर्स होता है वो आता है एफ आई बाहरी। ठीक है ना? इसको एफ लिख सकते हैं। तो हम इसी को एफ आई बाहरी लिखा है, इसी को एफ लिख सकते हैं, तो यहाँ एफ लिख सकते हैं। तो ए सी एम बराबर एफ बटा एम, तो एम ए सी एम बराबर एफ हम लिख सकते हैं। तो एफ बराबर सिग्मा आई बराबर 1 से एन एफ आई, या लिख सकते हैं एफ एन प्लस एफ टू प्लस एफ एन। इस प्रकार से सभी प्रत्येक कणों को लगने वाले बल का योग होता है, वो टोटल फोर्स एफ होता है, वो द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाले बल के बराबर होता है। या यूं कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र इस तरह से कार्य करता है कि पिंड पर अगर कोई भारी बल लग रहा है तो पिंड का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो उस द्रव्यमान केंद्र पर संकेंद्रित रहता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि निकाय पर लगने वाला जो संपूर्ण बल है वो उस द्रव्यमान केंद्र पर ही लगता है। तो F बराबर आता है एम ए सी एम। ठीक है ना? तो निकाय पर लगने वाले संपूर्ण बल को द्रव्यमान केंद्र के त्वरण और निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान के गुणनफल से भी ज्ञात किया जा सकता है। ये हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।